वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तरह से ये आपकी रिवीजन सीरीज भी आप इसे कह सकते हो। पूरा डिटेल में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो बता दीजिएगा, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे भी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर है। तो आपको पता होगा कि अक्षरधाम जो मंदिर है दो ही जगह है, दिल्ली और गुजरात। तो दिल्ली तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका राइट आंसर रहेगा गुजरात। अब मंदिर से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मीनाक्षी मंदिर, तो तब आप आंसर दोगे कि सर मीनाक्षी मंदिर जो है मदुराई तमिलनाडु में, मदुराई तमिलनाडु। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर, तो आप सभी को पता होगा सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो सोमनाथ है आपका गुजरात में ही भाई, सोमनाथ कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो, तो खजुराहो का मंदिर है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक है। एमपी में एक और चीज है भाई, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है भाई। और अक्षरधाम मैंने बता ही दिया आपका कहाँ है, दिल्ली और गुजरात में। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कलहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगर मैं अपने प्यारे भारत की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट किस देश में स्थित है, तो वो है अपने प्यारे भारत में। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सहारा, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो सहारा रेगिस्तान आपका कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा ही है भाई, सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो तब आप आंसर दोगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। ठीक है। अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। किसका, राज्यसभा का। अब देखो राज्यसभा और लोकसभा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा होगा भाई। ठीक है। सबसे पहले कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की उच्च सदन किसे कहा जाता है, संसद का। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। किसे कहा जाता है, राज्यसभा, जिसे आप अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हो भाई, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक कहानी ठीक है। अब देखो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो तब आप आंसर दोगे कि सर अधिकतम 250 बंदे होने चाहिए। अधिकतम सीट कितनी होती है, 250। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में कितनी सीटें, वर्तमान में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 245 है। अब इसमें से क्या होता है, 12 बंदे जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
अब राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेगा? तो राष्ट्रपति जो है कोई साहित्य से ले लेता है, कोई साइंस से ले लेता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन ले लेता है, जो अपने फील्ड में बेस्ट हो, ऐसे 12 सदस्य जो है वो नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। अगर मैं राज्यसभा की आयु की बात करूं तो राज्यसभा की आयु होती है 30 साल। आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 साल। अगर इनके टेन्योर की बात की जाए, कार्यकाल की बात की जाए, तो कार्यकाल होता है इनका 6 साल का। कितना? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तब आप आंसर दोगे इनका 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर होते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं भाई, 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़, DHAN धनखड़। ठीक है, जो कौन भी है? राज्यसभा का सभापति भी है, दोनों एक ही चीज है ना। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति या भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, सबसे पहले जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे और पहले राज्यसभा अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि लोकसभा मतलब लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है भाई। किस सदन के रूप में? निम्न सदन के रूप में। अगर मैं इसमें वर्तमान सीटों की बात करूं तो वर्तमान सीटें इसमें लगभग 543 सीटें भाई। कितनी है? 543। अगर इनकी एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आयु सीमा इनकी होती है, मिनिमम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए भाई। अगर मैं इसमें कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में जो है लोकसभा स्पीकर कौन है, तो तब आप आंसर दोगे ओम बिरला जी है भाई। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भाई, मावलंकर। यहां तक कोई परेशानी? देखो, इससे बाहर लोकसभा राज्यसभा से एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? तो वो अहमदाबाद से मुंबई। अब देखो, रेलगाड़ी से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? सर्वप्रथम रेल, तब आप आंसर दोगे कि सबसे पहले 1853 में भारत में रेलगाड़ी चली। किसके समय पर चली? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसने कितनी दूरी तय की, तो इस ट्रेन ने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की भाई। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका गोरखपुर। जो गोरखपुर है वो भारत का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई। ये बात याद रखना भाई, गोरखपुर। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, जिसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की बता रखी है भाई। तो यहाँ तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में किया गया भाई। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो,
दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंपनियों के आगमन का जो क्रम है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंपनियों के आगमन का क्रम, कि ये भारत में कब आई थी, आगमन का क्रम। तो आप सभी को पता होगा, तो सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई थी, तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली। ये कब आए थे, तो तब आप आंसर दोगे सर ये 1498 में आए थे। ठीक है, इसके ठीक बाद कौन आए थे, डच आए थे। और डच कब आए थे, 1595 में। इसके बाद आपके आए थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप सुनते हो ना, अंग्रेजों की थी, और ये आए थे 1600 में। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आए थे फ्रेंच। ठीक है, ये आए थे आपके 1664 में। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आता है कि किस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो अगर मैं स्थापना का क्रम बताऊं, तो स्थापना का क्रम आपका यूं बनता है कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना का जो क्रम था, सबसे पहले ये आए थे 1498, तो इसी समय इन्होंने स्थापना कर दी थी। अगर मैं डच की बात करूं तो डच ने की थी 1602 में। कब की थी, 1602 में। और अंग्रेजों ने स्थापना कर ली थी 1600 में ही। और फ्रांसीसियों ने या फ्रांच ने स्थापना की थी 1664 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास प्रीवियस ईयर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1600 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं, तो राइट आंसर होगा 8। फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कॉर्पोरेशन। देखो फुल फॉर्म तो आती नहीं है, आपके पास आता है हेडक्वार्टर। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल। अब दो तीन चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और स्थापना हुई थी इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 में, 1945 में भी। यहां तक कहानी ठीक है। अगर यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां है, न्यूयॉर्क। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। एक और चीज प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये दुबई, यूएई में, यूएई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है, तो ये अपना दिल्ली पे स्थित है भाई। एक जनता एक राज्य और एक नेता जो है किसकी नीति थी, तो ये थी आपकी हिटलर की। किसकी थी, हिटलर की। रूसी क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता है भाई। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है, तो परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भाई। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगर मैं वेद व्यास की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई है। और महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो तब आप आंसर दोगे कि इसका जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम और पुराना नाम दोनों एक ही है, जय संहिता। कालिदास ने एक किताब लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम।
ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार एआरओ लैंसिडॉन ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है। अगर बोले कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है। अगर इसरो की चेयरमैन की बात करें, इसरो के चेयरमैन की बात करें तो इसरो का चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो सिलिकॉन वैली भी कहाँ है? इंडिया की बेंगलुरु में स्थित है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को किसने पराजित किया था भाई? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 1761 में। जो किस किस के मध्य हुआ? तो थर्ड बैटल हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। और जो इसमें जीता था, कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली, जिसने किसको पराजित कर दिया था? मराठा को। अगर मैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट बैटल या प्रथम युद्ध, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। इस बार एक एआरओ में पूछा गया था भाई पानीपत का कोई युद्ध, मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट कौन सा था। तो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। अगर इसमें बात की जाए विनर की, तो इसमें विनर था बाबर। प्रथम विश्व युद्ध में कौन था? विनर था बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगर मैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहूं, पानीपत का जो सेकंड बैटल हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 1556 में। किस किस के मध्य हुआ? तो दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अगर विजेता की बात करूं तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध में जीता था वो जीता था अकबर। अकबर क्या था? विजेता था भाई, इसने हेमू को हरा दिया था। और थर्ड बैटल मैंने आपको बता ही दिया है 1761। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो ये दुबई यूएई में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। भारत के राज्यों की, राज्यपालों की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता जो है आप सभी को पता होगा महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है मोहम्मद इकबाल ने। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए, अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो भारत का राष्ट्रगान है, जो आप सबको पता होगा, आप स्कूल में भी बोलते हो, जन गण मन, जन गण और मन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ द्वारा ये लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगान को गाने में। ठीक है। अगर मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगीत, जो हमारा राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के कारण।
भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से ये लिया गया है भाई। यहाँ तक कहानी ठीक है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने में कितना सेकंड लगता है, तो 65 सेकंड इसे गाने में लगते हैं भाई। ठीक है, आज के अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी बाबर ने। कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा जो गिद्दा नृत्य है ये पंजाब से संबंधित है। इस बार एआरओ लैंसिडॉन में भी एक क्वेश्चन डांस से आ रखा था भाई। ठीक है, आपके पास टोटल जो क्लासिकल डांस होते हैं वो कितने होते हैं? तो तब आप आंसर दोगे कि टोटल 8 क्लासिकल डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं भाई। जिसमें सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आपके पास भरतनाट्यम। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का। कथक की बात की जाए तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में यूपी भी मिलेगा भाई। कथक कली की बात की जाए तो कथक कली केरल का है और इसी तरह से मोहिनी अट्टम भी केरल का है। आप इस तरह से याद कर सकते हो कि मोहिनी एक लड़की का नाम है और कली भी एक लड़की का नाम है। तो कली और मोहिनी दोनों जो नृत्य है कहाँ के हैं? केरल के। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है भाई। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी ओडिशा का है। सतरिया जो नृत्य है ये असम का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन था जब भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था भाई। ये अधिवेशन हुआ था आपका 1911 में। ठीक है, और कलकत्ता में हुआ था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान अपनाया कब गया था? भारत का राष्ट्रगान अपनाया कब गया था, अडॉप्ट कब किया गया, आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था, अडॉप्ट कर दिया गया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आई तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए 2-3 फैक्ट पता होने चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो आप बोलोगे भाई स्थापना की थी भाई ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो तब आप आंसर दोगे व्यमेश चंद्र बनर्जी। शॉर्टकट में से WC बनर्जी भी कहा जाता है। व्यमेश चंद्र बनर्जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, पिछली बार एक ARO में पूछा गया था। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तब आप आंसर दोगे कि पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अब क्वेश्चन घुमाने के लिए कभी कभी ऐसे दे देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये थी सरोजनी नायडू। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तक कहानी ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो राष्ट्रगान है जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, 24 जनवरी 1950 में से अपनाया गया। समय लगता है इसे 52 सेकंड। 2018 में ARO लैंसडॉन ने पूछा था
कि जनगण मन को गाने में कितने सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अगर मैं राष्ट्रगीत की बात करूं, थोड़ा सा रिवीजन होगा, जो आपका वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो लिखित पुस्तक है ना, आनंद मठ से लिया गया है भाई। ठीक है, और जो आपका वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, इसे गाने में कितने सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड लगते हैं। तो ये आपका क्या होता रहता है, रिवीजन होता रहता है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ओलंपिक्स खेल जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे एथेंस में। कब किया गया, तो तब आप आंसर लगाएंगे कि सर ये 1896 में किया गया भाई। अब गेम्स की बात आई तो हम गेम्स में कैसे भूल सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम, जिसे आप हिंदी में बोलते हो राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कॉमनवेल्थ, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां से हुई थी, हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, अब हमने कॉमनवेल्थ गेम की बात कर दी, तो हम एशियाई खेल की बात भी कर ही लेते हैं। फर्स्ट एशियन गेम, या इसे एशियाई खेल भी कहते हैं। पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो ये अपने प्यारे दिल्ली में हुए थे, अपने भारत के राजधानी न्यू दिल्ली में हुई थी। और कब हुए थे, तो तब आप आंसर देखो 1951 में। एशियाई खेल भी कहते हैं भाई, एशियाई। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा, जो हर 4 साल बाद होता है भाई। फीफा वर्ल्ड कप देखा ना, जिसमें कौन विजेता रही, अर्जेंटीना। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फीफा वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है, तो 4 साल बाद होता है। ठीक है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे कि ये हुआ था कतर में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विजेता कौन था, तो आप सभी साथियों को बता दूं, जो फाइनल खेला गया इसमें 2 टीमें थी, एक थी अर्जेंटीना और दूसरी थी फ्रांस। अगर मैं 2022 की बात करूं, तो 2022 में अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता फीफा वर्ल्ड कप का। और अगर मैं फ्रांस की बात करूं, तो फ्रांस उप विजेता रही। 2018 में जो है फ्रांस विजेता थी भाई। फीफा वर्ल्ड की कप थी 2018 में। ठीक है, अर्जेंटीना का जो कैप्टन थे, आप सभी के चहेते लियोन मेसी थे। बहुत अच्छा गेम खेला अर्जेंटीना और फ्रांस के खिलाड़ियों ने। आपने अगर वो मैच देखा होगा तो बड़ा रोमांचक मैच था, पेनल्टी शूट आउट तक वो गेम गया था भाई। पहला भारतीय पायलट कौन था, तो आप सभी को पता होगा, JRD टाटा जी थे भाई। राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कब मनाते हैं भाई स्पोर्ट्स डे, हम कब सेलिब्रेट किया जाता है स्पोर्ट्स डे, तो तब आप आंसर दोगे कि 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जिस दिन किसका जन्मदिन था, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हो, हॉकी का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो क्या आंसर दोगे, बोलो। तो जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार था ना, वो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके हॉकी के जादूगर दिग्गज प्लेयर जो थे मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आंसर दोगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यहां तक कहानी ठीक है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे भाई। आगे है, किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है, तो महलों का शहर आपका कोलकाता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोलकाता को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया। अगर भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई, तो हम महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं भाई, महात्मा गांधी।
अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो महात्मा गांधी का जन्म आप सभी साथियों को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। और इनको नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी को किसने गोली मारी थी तो नाथूराम गोडसे ने। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी को, उस दिन एक दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो तब आप आंसर दोगे कि शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अब देखो महात्मा गांधी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। तो तब आप आंसर दोगे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे सन 1915 में। ठीक इसके एक साल बाद 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में। किस के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया? तो तब आप आंसर दोगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अब देखो बाल गंगाधर तिलक की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछी भी गई है, गीता रहस्य। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गीता रहस्य जो है किसकी पुस्तक है, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक की है। एक चीज और कही थी, एक नारा और कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लाइन किसने कही थी? तो तब आप आंसर दोगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देखो इसके ठीक एक साल बाद 1917 आता है और 1917 में क्या होता है? तो तब आप आंसर दोगे चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 में। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 की बात कर दी, ठीक है। ठीक चलो इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है 1919 रॉलेट सत्याग्रह जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा भाई। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी साल एआरओ लैंसडॉन ने पूछा था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो तब आप आंसर दे रहे होते कि सर ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। इतना सरल क्वेश्चन पूछा था भाई एआरओ लैंसडॉन में। और मैंने कई बार जिस दिन महात्मा गांधी पढ़ाया होगा उस दिन मैंने डिटेल में आपको ये चीजें बताई होगी। अगर मैं बात करूं ठीक इसके एक साल बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 में भाई, ठीक है। 22 में आपका चोरा चोरी कांड हुआ था, पूछता नहीं है वैसे तो। 1925 में आपका काकोरी कांड हुआ था, ये भी वो एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछता भाई। ठीक इसके जो आपसे पूछता है 1930 वाला पूछता है भाई। 1930 में क्या हुआ था? दांडी मार्च यात्रा हुई थी भाई, ठीक है। कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से और दांडी तक ये हुई थी भाई। इसे सविनय आंदोलन भी कहते हैं भाई, सविनय आंदोलन। सविनय आंदोलन का क्या हो गया था? आरंभ हो चुका था भाई। आरंभ है प्रचंड, सुना हुआ है ना, ठीक है। दांडी यात्रा गई थी साबरमती से दांडी तक। यहां तक किसी को दिक्कत? अब 1905 ऑप्शन में था तो 1905 में बता देता हूं। तो 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था भाई। किसके समय हुआ था? तो तब आप आंसर दोगे कि
कार्यकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र का स्थल और वर्ष दर्शाता है? तो आप सभी को पता होगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अभी मैंने 3 क्वेश्चन पहले बताया था, और कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? अब ये वर्ड की बात कर रहा है, दुनिया की बात कर रहा है, तो वर्ड पर चलने वाली थी जुनको तेबई। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि भारत की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो भारत की थी बिचेंद्री पाल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट फतह करने वाला पहला व्यक्ति, तो एवरेस्ट फतह करने वाला पहला व्यक्ति जो था, ज्यादातर ऑप्शन में आपके पास होंगे तेंजिंग नॉर्वे, बट ये 2 व्यक्ति थे भाई, तेंजिंग नॉर्वे एवं एडमंड हिलेरी भाई। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा कैनल जो है आपकी अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर। ठीक है, आपको एक और पता होना चाहिए, ये एआरओ लैंसडाउन में आया था भाई, ये एआरओ लैंसडाउन में 2018 या 19 के पेपर में आया था। अगर आपके एग्जाम में स्वेज कैनल आती है कि स्वेज कैनल जो है किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर, जिसे आप बोलते हो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाओं में आपको बुद्धिज्म की पेंटिंग देखने को मिलेगी। अगर मैं जयपुर की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि सर पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। अगर मैं अजमेर की बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये जो झोपड़ा है ये अजमेर, राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है भाई। देखो क्या हुआ था, 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनाया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, इसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है भाई, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है। आगे आपके पास कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, और पर्यावरण। ठीक है, कब से हुई थी इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 1972 में। अब जो नॉर्मन बोरलॉग था ना, एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, और इसको क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक, तो तब आप आंसर दोगे कि सर भारत में जो है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी? तो कृषि से थी। ठीक है, अगर एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अब जो नॉर्मन बोरलॉग था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला गया। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो मैं थोड़ा सा आपको नोबेल प्राइज के बारे में बता देता हूं। नोबेल या नोबेल पुरस्कार भी इसे कहते हैं, पुरस्कार। देखो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि 1901 में। किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है।
एल्फ्रेड नोबल ने ऐसा किया क्या था? तो एल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट की खोज की थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो एल्फ्रेड नोबल ने की थी। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो तब आप आंसर दोगे कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो स्वीडन देता है। अब देखो कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ऐसा तो नहीं पूछा जाता, बट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ऑप्शन रहेगा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता, तो वही राइट आंसर होगा। पहला आपको बता दूं तो सबसे पहला आपका है, सबसे पहले लिखो शांति का पुरस्कार, जिसे आप पीस बोलते हो। दूसरा लिखो साहित्य, लिटरेचर इसे बोलते हो। तीसरा लिखो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स आप इसे कहते हो, भौतिकी भी लिखा जाता है कहीं कहीं। ठीक है। चौथा लिखो रसायन। पांचवा लिखो अर्थशास्त्र। ठीक है। और छठा लिख दो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन। इन 6 क्षेत्रों में ये जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब देखो नोबेल प्राइज अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 में मिला था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले किसको मिला था, तो विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, और उसमें भी भौतिकी, फिजिक्स में मिला था भाई इन्हें, भौतिकी। कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1930 में। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला था। शांति वाला पूछा जाता है भाई, मदर टेरेसा को जो है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो तब आप आंसर दोगे कि सर इन्हें 1979 में मिला था भाई। और 2014 में आपके कैलाश सत्यार्थी को मिला था साइंस के क्षेत्र में। इतनी कहानी ठीक है? तो हाँ या ना लिख दो कमेंट में। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब खेल को कैसे भूल सकते हैं भाई, खेल से तो हमेशा ARO क्वेश्चन पूछता है भाई। भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो तब आप बोलोगे मेजर ध्यानचंद। बोलो हाँ या ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो आप बोलोगे सर हमें तो राजीव गांधी लिखा रखा है, तो राजीव गांधी का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया कुछ टाइम पहले। ठीक है। अब देखो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त, और इनके जन्म दिवस पर हम एक डे मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे। बोलो हाँ या ना। बता रखा है नहीं बता रखा? स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन और आते हैं, बोलो कौन से? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है अर्जुन पुरस्कार। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961। किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। बोलो हाँ या ना। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अब जब हमने खिलाड़ी की बात कर दी तो गुरु की बात कर लेते हैं, शिष्य की बात कर ली। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू हुआ, तो 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हो गया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है। बोलो हाँ या ना। या आप हिंदी में बोलो गुरु, या आप बोल सकते हो प्रशिक्षक। अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ दूँ तो प्रशिक्षक, कोच को दिया जाता है भाई। इतना ही आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगला आपके पास है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो केजरीवाल
हर भाषण में ये बोलता रहता है कि हम यमुना को साफ करेंगे, यमुना को साफ करेंगे। अब एक और क्वेश्चन इस बार भी ARO लैंडोन में बना था कि विश्व की सबसे लंबी नदी, है ना। तो चारों चीज मैं आपके पास लिख के बता देता हूं। सबसे पहला, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो अपनी गंगा है। कौन सी है? गंगा। जहाँ आप कहाँ किस लिए जाते हो? अपने पाप धुलाने के लिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इस बार ARO लैंसिडॉन ने पूछा था कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील है। कौन सी है? नील। अब देखो कंफ्यूजन क्या हुआ कि विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन हो गया पेपर में, कई बच्चे इसको भी गलत लिख के आ गए। अब इंग्लिश में तो नील था NILE और हिंदी में लिखा था नाइल, तो बच्चे नाइल देख के कंफ्यूज हो गए। तो आप जब भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ो तो ऑप्शन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा करो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो चौड़ी नदी कौन सी है, तो तब आप आंसर दोगे अमेजन। ठीक है, अमेजन। अगर आपको इंग्लिश में भी लिखना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अगली बार इंग्लिश में भी डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी से क्या क्वेश्चन बन सकता है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तब आप आंसर दोगे अमरकंटक। कहीं ARO में पूछा गया, अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध, तो ये भी नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए, मेघदूत के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास। अगर मैं तुलसीदास की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रामचरितमानस किसने लिखी है, रामचरितमानस किसने लिखी है, तो रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने भाई। ठीक है, इतनी कहानी ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे C राजगोपालाचारी। देखो, आजादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज C राजगोपालाचारी। भारत के देशवासी जिन्होंने पहली बार पश्चिम पहनावे को अपनाया था तो वो पारसी थे भाई। कौन थे? पारसी। गांधी जी का जन्म। देखो, यही फायदा होता है आपका डिटेल में पढ़ने का कि आपके पास जो सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं उन सब को ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप धुआं बना दोगे पेपर का। ठीक है। अब गांधी जी का जन्म कब हुआ? मैंने आपको बताया था पिछले एक क्वेश्चन में 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु भी मैंने आपको बताई थी, कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी 1948। और मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को किसने गोली मारी थी, तो नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मार दी गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु पर एक दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। एग्जाम में आता है भाई, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी मैंने आगे डिस्कस करा हुआ है भाई। मंगोल वंश के संस्थापक कौन है? तो मंगोल वंश के संस्थापक कौन? चंगेज खां। 2018 ARO लैंसडॉन का क्वेश्चन। ठीक है। अगर मैं महापद्मानंद की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तब आप आंसर दोगे कि नंद वंश का अंतिम संस्थापक था घनानंद। अब इनकी भी कहानी सुन लो। देखो, हुआ क्या था 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक मतलब घनानंद को उसने हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। किसने?
चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? घनानंद। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से आप चीजें पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी होगी। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां हम मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं भाई। अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्ले इट माई वे, प्ले इट माई वे। वैसे आज तक ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया सचिन तेंदुलकर, बट अनब्रेकेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो मैरी कॉम की भाई। आगे आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी के नाम से आप इसे जानते हो। अब ये एनसीसी क्यों पूछता है आर्मी? एनसीसी का क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होता है, बी सर्टिफिकेट होता है, तो उनको एनसीसी के बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता, तो इसीलिए कभी कभी वो इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है। मतलब जो चीज़ आपके पास देखते हो या जो चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे आप एनसीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो इसलिए वो डाल देता है। तो एनसीसी की स्थापना आपको याद रखनी है, 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एक और आपके पास एआरओ लैंडोन ने पूछा था ट्रेडमैन में, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो अपने क्या है प्यारे उत्तराखंड में कहाँ है? देहरादून में, THRA दून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो तब आप आंसर दोगे कि सर इसकी स्थापना हुई थी 1932। ये एआरओ लैंडोन ने पूछा था भाई, ठीक है। पिछली बार पूछा था 2020 में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम। कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक जो कौन थे? घनानंद थे, उनको हरा कर और किस साम्राज्य की स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब यहाँ पर बात की गई नंद वंश की, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद, ठीक है। और अंतिम मैंने आपको बता ही दिया कौन था? घनानंद, जिसको पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसको पराजित करने के बाद किस साम्राज्य की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। अगर मैं बात करूं अशोक, तो अशोक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कलिंग की अंतिम लड़ाई किसके मध्य हुई? यह क्वेश्चन आ जाएगा कि अशोक ने अंतिम लड़ाई कौन सी लड़ी? तो अशोक ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी कलिंग की लड़ाई। कब लड़ी थी? तो तब आप आंसर दोगे कि सर 261 ईसा पूर्व में लड़ी थी भाई, ठीक है। अब देखो अशोक ने एक काम और कराया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने, ठीक है। कहाँ है ये? तब तो आप आंसर दोगे कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं चंगेज खान की बात करूं तो आपके एग्जाम में 2018 में एआरओ लैंसिडॉन ने भी पूछा गया था भाई ये सवाल कि जो मंगोल वंश है, मंगोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मंगोल वंश के संस्थापक थे चंगेज खान, मंगोल वंश के संस्थापक, ठीक है। पहले वो पूछता था कि आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो अब तो सबको पता चल गया कि देहरादून में। पर पिछले साल एआरओ लैंडोन ने ट्रेडमैन में पूछा था कि आईएमए की स्थापना कब हुई थी, तो आईएमए की स्थापना हुई थी 1932 में, ठीक है। अगर मैं पुणे की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका खड़कवासला पुणे में है, ठीक है। चलिए, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो थार मरुस्थल अपने प्यारे भारत में है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई? ये भी प्रीवियस ईयर का है, किसी एआरओ ने पूछा था। अब सभी विद्यार्थियों को पता रहता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, बट दूसरी में काफी डाउट होता है भाई बच्चों को। अगर मैं बात करूं तो दूसरी है K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से आप इसे जानते होंगे। ये जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है भाई, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब आप बोलोगे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो आप देख रहे होंगे, ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये पीओके वाले क्षेत्र में है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अगर भारत में की बात करेगा तो तब आप आंसर दोगे कंचनजंगा। अब ऊंची चोटी की बात आ गई, आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। आप मुझे बताओ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था तेंजिंग नॉर्वे। वैसे तो दो थे बट नाम इसी का ही आता है भाई, तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं भाई मैं, पहली महिला कौन थी, तो तब आप आंसर दोगे जुंको तेबई। जुंको तेबई, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है भाई। अगर बात करेगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी, इंडियन वुमेन कौन थी, तो भारतीय महिला आप सबको पता होगा बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दो बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन थी, दो बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली इंडियन वुमेन भारतीय महिला कौन थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये थी संतोष यादव। बोलो हाँ या ना, संतोष यादव। यहां तक मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा ये नर्मदा नदी पर है भाई। किस पर है, नर्मदा नदी पर। अब नदी से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं गंगा की बात करूं तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है, आपके सबको पता होगा गंगा है। बट गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा को, तो तब आप आंसर दोगे कि पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं भाई इसमें, क्यों, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है, तो ये जामनगर में है, ठीक है। कई बच्चे इसको डिगबोई लगा देते हैं। अब डिगबोई है क्या, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो तेल रिफाइनरी जो है आपकी ये डिगबोई में है। डिगबोई असम में स्थित है भाई। डिगबोई कहाँ है, ये असम में है भाई। असम के यारो, असम राइफल में तो ये बहुत ज्यादा पूछा गया है भाई। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो लोकसभा सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं भाई, लोकसभा की जो सीट्स होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन राजा अशोक के पिता थे, तो राजा अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक ने अंतिम लड़ाई कलिंग की लड़ी थी। निम्न में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप से जाना जाता है, तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो हाँ या ना। अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो इन्हें आप किस नाम से जानते हो, गुरुदेव के नाम से जानते हो भाई। महात्मा गांधी आप सबको पता होगा, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से आप इन्हें जानते हो, ठीक है। चलिए, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका फिनलैंड है भाई। कौन सा है, फिनलैंड। पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे पटना है भाई। नहीं पटना, पटना है, ठीक है, जगह का नाम है वो। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया इन चारों ऑप्शन के साथ। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति।
ठीक है। अब राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे आप मुख्य न्यायाधीश बोलते हो, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ करके इसका नाम है, ठीक है। पीएम आपको पता ही होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सबको पता होगा यूपी की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। अगर मैं बिहार की बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी से आप कहते हो भाई। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में है। देखो, अगर मैं एशिया की बात करूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है। पृथ्वी का, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट LLEST, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया भाई। लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये घटना है आपकी साइमन कमीशन से, ठीक है। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। और इसी आंदोलन के बीच चोरी चौरा कांड हुआ कब? 1922 में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में। सबसे पुराना वेद, तो सबको पता होगा ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। देखो, किस वेद में संगीत का वर्णन है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस वेद में संगीत का वर्णन है, संगीत मतलब म्यूजिक, संगीत का वर्णन है, तो वो है आपका सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप सभी को पता होगा कांजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। जिम कॉर्बेट अपने प्यारे उत्तराखंड में है। टिहरी बांध ये भी अपने प्यारे उत्तराखंड में है। अगर मैं हीराकुंड बांध की बात करूं तो हीराकुंड कहाँ है? तो तब आप आंसर दोगे उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये महानदी पर है। बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक था जहांगीर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। आपके प्रेजेंट में कितने राज्य हैं? टोटल 28 स्टेट्स हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता ही दिया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले, आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, तभी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।